आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपने यूज की पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था हैड बेटर तक। आज की इस वीडियो में हम कैन या कुड से स्टार्ट करेंगे और जितना भी हो सकता है उतना इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कैन और कुड। देखिए, कैन और कुड का जो अर्थ होता है वो होता है सकना। इसका प्रयोग शक्ति, क्षमता, योग्यता आदि के लिए किया जाता है और सेम ऐसे ही यूज किया जाता है मे और माइट का। इसका भी अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग संभावना, कामना तथा आज्ञा के लिए किया जाता है। यहाँ पे इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे मे और माइट को। पहले हम देख लेते हैं कि कैन और कुड, लेकिन आपको इसमें अंतर याद रखना है कि पहला अंतर जो है इसका कि कैन का प्रयोग जो होता है शक्ति, क्षमता, योग्यता के लिए होता है और मे माइट का जो प्रयोग होता है संभावना, कामना तथा आज्ञा के लिए होता है। जैसे आप एक सेंटेंस से इसके दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिखा कि आज वर्षा हो सकती है। तो दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज वर्षा हो सकती ये संभावना है और मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ ये हमारी क्या है, योग्यता है। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसों में जो डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है वो संभावना का और योग्यता का डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप अगर फेयर पे इसको कर रहे हो तो इसे आपको कॉपी पे अपने नहीं लिखना है। अभी हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको तीन चीज़ों को याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैं का क्या होगा, आई। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज आएंगे उनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा सकना लास्ट में है, इसका मतलब हमें कैन या कुड का प्रयोग करना है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो देखिए, अगर टेंस आपको पास्ट में दिखे तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको वो प्रेजेंट में दिखे तो वहाँ पे हमें कैन का यूज करना है। तो पास्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लास्ट में अगर था आता है तो हमें कुड का प्रयोग करना है, लास्ट में अगर है आता है तो हमें कैन का प्रयोग करना है। अब यहाँ से हमारा पहला सेंटेंस जो था मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लास्ट में क्या आया, है, हूँ। तो इससे हम क्या समझे कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे, कैन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैन। उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, बोलना। बोलने का क्या होगा, स्पीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करेंगे। तो आई कैन स्पीक और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर वही सेंटेंस निगेटिव में है तो हम उसे किस प्रकार से बनाएंगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट आई। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कैन और नॉट दोनों हमको एक ही में यूज करना है। अर्थात कैन नॉट को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे हम कभी भी नहीं लिखेंगे कि कैन को अलग और नॉट को अलग। हम दोनों कैन को और नॉट को एक ही में मिला के लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैन नॉट। उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का क्या होगा, टीच। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता हूँ। किसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम्हें। तो तुम्हें का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट टीच यू। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम गाना गा सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करेंगे कैन का। तो कैन लिखेंगे हम पहले
उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कैन यू, उसके बाद वर्ब सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस हमारा क्या बना, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा सकते हो। तो ये हमारा था कैन और कुड का। अभी हम कुछ एग्जाम्पल कुड के लिए भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं हिंदी पढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे जब था आ गया लास्ट में तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। तो आई कुड टीच हिंदी, ये हमारा सेंटेंस बनेगा कि आई कुड टीच हिंदी। अब अगला है मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सका, लास्ट में सका आ गया, तो ये भी हमारा किस में है, पास्ट में है। अगर लास्ट में है आता तब हम इसे क्या मानते, प्रेजेंट में मानते। अभी इसके लास्ट में है नहीं है तो हम इसे किस में मानेंगे, पास्ट में मानेंगे। तो मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो आई कुड। अब यहाँ पे कुड के साथ नॉट को आपको नहीं लिखना है, कुड को अलग और नॉट को अलग लिखना है। केवल कैन के साथ ही नॉट को मिला के लिखते हैं, अर्थात उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कैन और यहीं पे लिखते हैं नॉट। ऐसा नहीं लिखते कि कैन को हमको यहाँ लिखना है और नॉट को यहाँ लिखना है। लेकिन अगर कुड आ गया तो कुड को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या हमारा हो गया, आई कुड नॉट। अब सेंटेंस फिर से हम पढ़ लेते हैं, मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सका, आई कुड नॉट स्पीक, वर्ब हमारा क्या है, बोलना, स्पीक इंग्लिश। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश देयर। अब अगला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते थे। लास्ट में थे आ गया, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का। कुड यू प्ले क्रिकेट, कुड यू प्ले क्रिकेट। तो आपको कुछ इस प्रकार से कैन और कुड के यूज को बनाना है। अब देखिए कैन, कुड और मे माइट में कुछ समानताएं होती हैं। अगर आप उसको समझ जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है। अब जैसे समानता में क्या आएगा कि दोनों के लास्ट में सकता आ जाएगा, दोनों, क्योंकि दोनों का ही अर्थ सकना होता है। तो लास्ट में आपको ऐसे देखने को मिलेगा सकता था। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट ये होगा कि मे और माइट में संभावना, कामना और आज्ञा की बात की जाएगी, जबकि कैन और कुड में हमने किसकी बात की थी, यहाँ पे हमने बात की थी शक्ति, क्षमता और योग्यता की। अब एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा हम समझ सकते हैं, जो आप लोग स्कूल में निरंतर इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, मे आई कम इन, और लास्ट में आप सर भी लगाते हैं, मे आई कम इन सर। अगर इसी सेंटेंस को हम क्या लिख दें, कैन आई कम इन सर। अब दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन आप देखिए, अब यहाँ पे जब आप कह रहे हैं मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे आप टीचर से क्या कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं कि क्या आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। लेकिन जब आप कैन का यूज कर देते हैं यहीं पे, तो आप वहाँ पे आज्ञा नहीं ले रहे हो। इसका मतलब हो जाएगा कि आप अंदर आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे, कैन आई कम इन, मैं अंदर आ ही सकता हूँ। अगर मे आई कम इन लिखा है वहाँ पे, अगर आप मे आई कम इन बोलते हैं तो वहाँ पे आप टीचर से क्या कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि आप अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा कैन, कुड, मे, माइट में। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है, सनी आज आ सकता है। अब सनी आज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसकी संभावना है कि वो आ सकता है आज। तो जब संभावना हमें सेंटेंस में दिख जाए
तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मे का या माइट का। और मे का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, जब सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उस टाइम हम मे का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस अगर पास्ट में है तो माइट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है सनी आज आ सकता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सनी मे कम टुडे। सनी में कम टुडे सब्जेक्ट हो गया, फिर मे लगाएंगे हम लोग और वर्ब हो गया, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अदर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे है कि आज वर्षा हो सकती है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे हम इट को आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज अब वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना है कि वर्षा हो सकती है, तो हम इट के साथ फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, मे। इट में रैन टुडे, तो ये जहां भी हम संभावना का यूज करेंगे वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मे का। अब दूसरी बात इसमें कही गई है कामना की। अब कामना की बात कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए तुम खूब जियो, तो यहाँ पे कामना की जा रही है कि तुम खूब जियो, तो यहाँ पे भी आप किसका यूज करेंगे, मे का। और यहाँ पे मे का हम यूज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब अगला हमारा सेंटेंस क्या है कि भगवान तुम्हारी मदद करे, ये भी कामना की जा रही है कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अब यहां भी हम क्या लगाएंगे, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। यहां से हमारा गॉड का जी जो होगा कैपिटल लेटर में होगा। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन गया कि मे गॉड हेल्प यू। अब अगला सेंटेंस है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन। अब यहां से इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस हमें क्या कहना चाह रहा है कि यहां पे किसी से आज्ञा ली जा रही है। तो जब आज्ञा ली जाए, कामना की जाए या फिर संभावना हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो आशा करते हैं आप इतनी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। देखिए इसमें एक छोटा सा नोट है जिसे हम लोग देखते हैं। सो डैट, ताकि के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ, तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए पहले हम इतने सेंटेंस को बनाएंगे। मैं कठिन परिश्रम करता हूं। अब इतना हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता हूं लास्ट में आया। तो इसे हम पहले बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये हमारा मैं कठिन परिश्रम करता हूं का हो गया, आई वर्क हार्ड। अब हम लगाएंगे सो डैट, सो डैट। अब हम किसको बनाएंगे, मैं पास हो जाऊं, इतने को बनाएंगे। तो मैं पास हो जाऊं, यहां पे हम यूज करेंगे मे या माइट का। तो यहां से हम लिखेंगे आई मे पास। अब यहां से आपका एक प्रश्न ये भी बनेगा कि जैसे कि हमने यहां पे मे का यूज कर दिया, यहां पे हमें माइट का यूज करना चाहिए था, माइट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस किस रूप का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इतना जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए हम मे का यूज करेंगे। अगर ये पास्ट में होता तो हम किसका यूज करते, माइट का। अर्थात बस हमको इतना याद रखना है कि अगर इससे पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि बस वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है
तो उस टाइम हम मे का यूज करेंगे। अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता, जैसे कि हमने ये नीचे लिखा है एक सेंटेंस पास्ट में, तब वहाँ पे माइट का प्रयोग करते। मैं वहाँ गया ताकि उससे मिलूं। अब देखिए ये वाला सेंटेंस जो है, पहले हम इतना देखते हैं, मैं वहाँ गया, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसे हम बनाते हैं पहले, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। अब ताकि का हम लिखेंगे यहाँ पे सो डैट, उससे मिलूं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, उससे मिलूं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है, किसे मिलना है, मुझे। तो हम क्या लिखेंगे, आई माइट मीट हिम। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि आई वेंट देयर सो डैट आई माइट मीट हिम। आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इसको हम शुरू करते हैं कहाँ से, जहाँ से हमने कैन को पढ़ा था वहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि कैन और कुड का जो मतलब होता है वो होता है सकना, दोनों का मतलब सकना होता है। कैन का यूज़ करते हैं शक्ति, क्षमता और योग्यता के लिए, जबकि यहाँ से हमने देखा था कि कुड का जो प्रयोग है, मे और माइट का जो प्रयोग है, इसका हम प्रयोग कब करते हैं, संभावना, कामना तथा आज्ञा के रूप में करते हैं। तो जहाँ पे संभावना हो, कामना हो और आज्ञा की बात की जाए, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मे और माइट का। और जहाँ पे शक्ति, क्षमता और योग्यता की बात होगी, वहाँ पे हम कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला सेंटेंस देखा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये हमारी योग्यता है कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैन का यूज किया। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी योग्यता है कि मैं नहीं पढ़ा सकता, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कैन का वहाँ भी यूज होगा। क्या तुम गाना गा सकते हो, ये सामने वाले की यहाँ भी क्या है, योग्यता है कि वो गाना गा सकता है या नहीं। तो यहाँ भी हम क्या किए हैं, कैन का यूज किए हैं। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो एक चीज़ और इसमें हमें ध्यान रखना था कि अगर सेंटेंस में था आ जाएगा, उस टाइम हम कुड का प्रयोग करेंगे। मैं हिंदी पढ़ा सकता था, ये मेरी योग्यता थी कि मैं हिंदी पढ़ा सकता था। तो उस टाइम भी हमने किसका प्रयोग किया, कुड का। मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सका, तो यहाँ भी हमने। तो इस प्रकार बस आप याद रखिएगा कि जहाँ भी शक्ति, क्षमता या योग्यता की बात होगी, वहाँ पे कुड का प्रयोग या कैन का प्रयोग होगा। और जहाँ भी संभावना, कामना या आज्ञा का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस में, वहाँ पे हम मे और माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, सनी आज आ सकता है, तो ये संभावना है। आज वर्षा हो सकती है, ये भी क्या है, संभावना है। तुम खूब जियो, ये क्या है, कामना है। और इससे आगे हमने क्या देखा था, भगवान तुम्हारी मदद करे, ये भी क्या है, कामना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पे आज्ञा ली जा रही है, तो यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अब इसी में एक छोटा सा नोट है कि सो डैट, ताकि के बाद मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ। यहाँ से पहले हमको इतना सेंटेंस देखना था। और जो यहाँ पे ताकि है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सो डैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को बनाना है, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, आई वर्क हार्ड। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, तो इसे हम प्रेजेंट में बना लेंगे, आई वर्क हार्ड। और उसके बाद ताकि के लिए हम लगाएंगे सो डैट, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस बना उसमें हम प्रयोग करेंगे मे या माइट का। तो आई में पास, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में था, इसलिए हमने यहाँ पे मे का प्रयोग किया। मैं वहाँ गया ताकि उससे मिलूँ। अब मैं वहाँ गया, ये जो हमारा इतना सेंटेंस बना, ये हमारा सेंटेंस किस रूप में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसे हम पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, आई वेंट देयर।
उसके बाद ताकि के लिए हम लगाएंगे सो डैट, और इसके बाद हमारा क्या होगा, आई माइट मीट हिम। तो यहाँ पे हमने माइट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस इससे पहले मैं वहाँ गया, ये किस में था, पास्ट में था। तो आशा करते हैं कि आप इतनी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का। देखिए इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्य के अंत में ना है, ना था, ना होगा। जैसे जब ना है आएगा तो हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब हैज़ लगाएं या हैव लगाएं ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव टू का। अगर सेंटेंस में ना था आ गया लास्ट में तो उस टाइम हम प्रयोग करेंगे हैड टू का, और अगर सेंटेंस में ना होगा आ गया तो उस टाइम हम प्रयोग करेंगे विल हैव टू का। अब जैसे एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, लास्ट में क्या है, ना है। अब ना है आ गया तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारा हैज़ टू हैव टू का यूज है। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई, और आई के साथ देखिए यहाँ पे ना है तो हमें लगाना है हैज़ टू और हैव टू में से किसी एक को। तो आई के साथ हम क्या लगाएं, हैज़ लगाएं या हैव लगाएं। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो हैव और टू। पढ़ाना है, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव टू टीच। उसके बाद यहीं पे देखिए इसी सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो आप सिंपली इसको इस प्रकार से मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है ऐसे भी उसको कह सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस को हम कुछ दूसरे तरह से बनाएंगे जब भी ये हमारे सामने आएगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सेंटेंस लिखा है मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है, और आप जब उसको ट्रांसलेट कर देते हैं आई हैव टू टीच, तो ये दोनों ही कंडीशनों के लिए ठीक है। मतलब वो आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेट आपने किया है वो गलत नहीं होगा। लेकिन इसे एक तरीके से और बनाया जा सकता है, उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, मुझे, मुझे के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएं, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, और एम के साथ हम लगा देंगे टू। आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, या मुझे पढ़ाना है, ये भी सही हो जाएगा इस पे। तो आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे और ऐसे भी याद रखेंगे, और इस प्रकार से अगर सेंटेंस लिखा है जो हमने यहाँ पे लिखा है मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप उसे इसी प्रकार से बनाएं। अगर आपको ये याद नहीं आता है उस टाइम आप यहाँ पे इस तरह भी उसे बना सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, उसको हिंदी नहीं बोलना है। अब उसके के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ क्या लगाएं, हैज़ टू या हैव टू में से एक कोई लगाएंगे। तो हमको पता है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ टू का। तो ही हैज़ टू, सॉरी यहाँ पे नॉट भी आया है तो हम यहाँ पे नॉट को भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, ही हैज़ नॉट टू स्पीक हिंदी। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट टू स्पीक हिंदी। अब इसी सेंटेंस को देखिए, अब जब इस प्रकार ये लिखा है उसको हिंदी नहीं बोलना पड़ता है, तो यहां से आप क्या करेंगे, ही इज, अब ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज नॉट टू स्पीक हिंदी। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस हमारे सही होंगे। अब अगला हमारा सेंटेंस क्या है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा। अब लास्ट में होगा, लास्ट में गा आ गया, तो गा आने से क्या मतलब है कि अब हमें यूज करना है विल हैव टू का। तो तुम्हें अंग्रेजी बोलना होगा, यू विल
हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ से आपको ये सेंटेंस का जो रूल है वो अभी नहीं बता रहा हूँ। उसका कारण है कि हम जब पीछे से टेंस के यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं तो अब हमें इतनी चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, विल हैव टू, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हर जगह मैं उसी रूल का प्रयोग करूँगा। जहाँ से देख सकते हैं आप, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हर जगह हम इसी रूल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम जो यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लिखा है, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। उसके बाद हमने क्या लगाया? होगा आया, इसलिए हमने विल हैव टू लगाया। यहाँ से हमने लगाया विल हैव टू। उसके बाद हमारा वर्ब आया, तो वर्ब हमने लगाया यहाँ पे स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे यूज किया इंग्लिश का। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या मुझे वहाँ जाना होगा? विल आई हैव टू गो देयर। विल आई हैव टू गो देयर, ये हमारा सेंटेंस बनेगा इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई। वैसे तो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था सेल, लेकिन सामान्यतः इस टाइम जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं वहाँ भी अब आई के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। अगर इसको आपको अगर चाहते हैं, यहाँ पे हम अगर चाहें आप, तो यहाँ पे आप सेल भी लगा सकते हैं कि सेल आई हैव टू गो देयर, ठीक है। तो लेकिन अब सामान्य रूप से विल का ही प्रयोग आई और वी दोनों के साथ किया जा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे? आई और वी के साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको इस रूल को याद रखना है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को भी हम इसी प्रकार से बना सकते हैं। इसका भी ट्रांसलेट जब हम करेंगे, इस प्रकार अगर सेंटेंस लिखा है तो उसका भी जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। अब अगला हमारा क्या है? मुझे अंग्रेजी बोलना था। अब यहाँ से देखिए लास्ट में ना था आ गया, तो हम क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब यही सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। तब हम उसको किस प्रकार से बनाते हैं? हम लिखते आई वाज टू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे तो हमने सिंपली क्या लिखा था? हमने लिखा था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। लेकिन इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली? देखिए इसमें हमने पढ़ लिया कि इज टू, एम टू, वाज टू, वर टू, और एक हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, ये हमारा क्या था? आर टू। ये यूज भी हमने पढ़ लिया इसी में। तो आशा करते हैं आप इतनी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मुझे अंग्रेजी बोलना था, तो सिंपली ना था आया तो हमने लगा दिया हैड। अगर यही सेंटेंस हमें आता, हमारे सामने आता कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, तो उसे हम किस प्रकार से बनाते? आई वाज टू स्पीक इंग्लिश। हम कुछ इस प्रकार से उस सेंटेंस को उस टाइम बनाते। अब यहाँ से क्या था? हमें मुझे पढ़ाना है। अब ना है आया तो हमने हैव टू का प्रयोग किया। और मुझे पढ़ाना पड़ता है, अब यहाँ पे पढ़ता आया तो हम यहाँ पे क्या? एम टू का यूज किए। तो इस प्रकार आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं हैव का मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है, और इसका मतलब होता है रखना। हैव का मतलब होता है रखना। इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हैव या हैज। अगर सिंगुलर है तो उस टाइम हम इसका प्रयोग करेंगे हैज के रूप में, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस टाइम हम इसका प्रयोग करेंगे हैव के रूप में।
और सेकेंड फॉर्म इसकी हैड होगी, अर्थात पास्ट में अगर सेंटेंस है तो उस टाइम हम हैड का प्रयोग करेंगे, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी, हैड होगी। अब जैसे मेन वर्ब के रूप में इसका कैसे प्रयोग होता है, अब इतना आपको याद रखना है कि हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो मेरे पास एक कलम है, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मैं एक कलम रखता हूं। तो यहां से हम इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब यहां पे देखिए उसके पास कलम नहीं है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखिए यहाँ पे मेरे जो था इसको हम प्लूरल मानते हैं, तो इसके साथ हमने हैव लगाया। अब उसके क्या है, ही यूज किए यहाँ पे हमने उसके के लिए, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का। ही हैज नो पेन, उसके पास कलम नहीं है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि हैज के साथ अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करके नो का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, ये सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है कि वह कलम नहीं रखता है, ता है, इसका मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे, वह कलम नहीं रखता है। पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लिख लिया ही। देखिए सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज आता है, डू या डज, उसके बाद लगाते हैं नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको रूल याद होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही के साथ हम क्या लगाएं, डज, तो यहां पे हमने लिख लिया डज, और उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे रखना, और रखना आप जानते हैं कि यही मेन वर्ब के रूप में अगर यूज हो रहा है तो इसका हैज या हैव होता है। रखने का मतलब क्या होता है, हैज या हैव। तो ही डज नॉट हैव अ पेन, लास्ट में हमारा पेन बचेगा तो उसे हम लिख लेंगे अ पेन। तो ये हमारा यहाँ पे जो हैव यूज हुआ ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ। तो ये आप सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि ही डज नॉट हैव अ पेन, या आप उसी को कह सकते हैं कि ही हैज नो पेन, ठीक है। अब यहां से देखिए, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे हैव यू अ पेन। पहले तो हम इसे सिंपली इस प्रकार भी बना सकते हैं हैव का यूज करके। अगर इसे आप बनाना चाह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर क्या करेंगे, क्या तुम कलम रखते हो। अब तुम क्या है, बहुवचन है, तो तुम के साथ डू या डज में से हम क्या लगाएंगे, डू। डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम कलम रखते हो। अब यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। अब सेंटेंस पास्ट में है तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। मैं एक कलम रखता था, तो इसे भी अब जब ट्रांसलेट करेंगे ना, अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में अगर बनाना चाहेंगे तब भी ये इसी प्रकार से बनेगा। क्योंकि देखिए पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आई हमने लिख लिया। उसके बाद आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो रखना का क्या हो जाएगा, हैड, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हैड, और उसके बाद हमारा बचता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा अ पेन। तो अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से भी बनाना चाहेंगे तब भी ये हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो सेम जैसे हमने ऊपर बनाया है उसी प्रकार से बनेगा। अब अगला हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं था। तो इसे हम पहले बना लेते हैं, था लास्ट में आया तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड यू नो पेन, हैड यू नो पेन। अब क्या तुम कलम नहीं रखते थे, अब इसका क्या होगा, अब रखते थे आ गया तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिड यू नॉट हैव
अ पेन। डिड यू नॉट हैव अ पेन। तो अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब अगला देख सकते हैं, तुम्हारे पास एक कलम होगा। अब होगा आ गया तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, विल हैव। वहां पे हमको यूज करना है विल हैव का। तो तुम्हारे पास एक कलम होगा तो यू विल हैव अ पेन। इसको मिटा लेते हैं, हैव अ पेन। इस प्रकार से हम इसे, अगर लास्ट में अगर सेंटेंस फ्यूचर में बना तो आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे, सेंटेंस में विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब अगला क्या है, तुम एक कलम रखोगे। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहां से ये दोनों सेंटेंस जो हैं, दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा वो सेम यही होगा। दोनों जैसे हमने पीछे देखा था ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दोनों सेंटेंसों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसी प्रकार से ये बनेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वैसे ये 36 मिनट हो चुका है। अब अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी इट। इसके आगे जो भी आएगा उसको हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो धन्यवाद।